गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर इकोनॉमिक थॉट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा विषय है मर्चेंटिज, वणिकवाद। वणिकवाद की जो विचारधारा है, ये 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक यूरोप में प्रचलित आर्थिक विचारों का एक समन्वय है। ये विचार किसी एक व्यक्ति के न होकर अनेक देश के व्यक्तियों के विचार माने गए थे। इस विचारधारा को अनेक नामों से जाना जाता है, जिसमें फ्रांस में से कॉलवर्टवाद और जर्मनी में इसमें कैमारलिज्म के नाम से जाना जाता है। छात्रों, ये नियंत्रित व्यवस्था, व्यापारिक व्यवस्था और वणिकवाद आदि नामों से जानी जाती है। इसे हम अनेक नामों से जानते हैं, या आप इसको मैं डार्क कर रहा हूं तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये वणिकवाद जो है वो नियंत्रित व्यवस्था है, व्यापारिक व्यवस्था है और वणिकवाद आदि नामों से जानी जाती है। चूंकि इनकी कोई व्यवस्थित विचारधारा नहीं है और ये किसी एक व्यक्ति, एक केंद्र के विचार के अंतर्गत नहीं है, अतः इस विचारधारा को वणिकवाद कहना अधिक उचित है। वणिकवाद में कुशल व्यापारी, प्रशासन तथा व्यापार में रुचि रखने वाले राजकुमार शामिल थे। वणिकवादी राष्ट्रीय आर्थिक प्रभुत्व प्राप्त करने वाले व्यापार और वाणिज्य को महत्व देते थे, जिससे बहुमूल्य धातुओं को एकत्रित किया जा सके। अतः वणिकवाद को बहुमूल्य धातुवाद भी कहा जाता है। छात्रों, वणिकवाद जो है इसको बहुमूल्य धातुवाद भी कहा जाता है। अधिक स्वर्ण प्राप्त कर शक्तिशाली बनो, ये वणिकवाद का नारा था। तो कुल मिलाकर ये जो मेटलिज्म की बात भी की गई है इसके अंदर, कि ये बहुमूल्य धातुवाद जो है, क्योंकि अधिक धातुओं के संग्रह पर इसमें बल दिया गया। विशेष तौर पर गोल्ड का संग्रह या स्वर्ण का संग्रह करने पर अधिक बल दिया गया था इस विचारधारा में। और जो व्यक्ति अधिक स्वर्ण अपने पास रखता था उसे अधिक शक्तिशाली माना गया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लेविस एच हेने के शब्दों में यदि हम बात करें तो वणिकवाद उन आर्थिक विचारों का समावेश है जो यूरोप के राजनीतिज्ञों में 16वीं से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पाए जाते हैं। वणिकवाद को राष्ट्रवाद को जन्म देने तथा प्रभुत्व देने वाली आर्थिक प्रणाली माना गया है। वणिकवादी विचारक अपने देश के हितों को ध्यान में रखकर अपने विचार रखते थे, इसलिए वणिकवाद को विश्ववाद भी कहा गया है। छात्रों, चूंकि इसमें वणिकवादी जो विचार थे ये एक देश से दूसरे देश तक फैले हुए थे, इसलिए इसको विश्ववाद के नाम से भी जाना गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि वणिकवाद का उदय के कारण क्या रहे हैं, उदय कैसे हुआ है इसका, तो उदय के कारण की हम चर्चा करें तो इसमें अनेक उदय के बिंदु बनेंगे। पुनर्जागरण की हम बात करेंगे, इसमें जनसंख्या वृद्धि की हम बात करेंगे, कुछ इस प्रकार के विद्वानों के द्वारा जो काल परिवर्तन किया गया, विभिन्न प्रकार के आविष्कार किए गए, वो भी इसमें कारण बनेंगे। तो वणिकवाद को जन्म देने वाले कारणों को ठीक रूप से तभी समझा जा सकता है जब हम तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थितियों को समझे। वणिकवाद से पहले का जो काल था वो मध्यकाल कहलाया। इसे अंधा युग भी कहा जाता है। वणिकवाद की व्यवस्था जो है इसको अंधा युग भी कहा गया है। जमीन पर बड़े बड़े जमींदारों का आधिपत्य था जो आसामियों से खेती करवाते थे। छात्रों, यहाँ आसामी जो है ये शब्द, ये नया शब्द आया है। मतलब जो बड़े जमींदार होते थे, जो अपने अधीनस्थ जो किसान से खेती कार्य करवाते थे, उनको आसामी कहा गया। तो उनसे खेती कार्य करवाते थे और उनको गुलाम समझते थे। उस समय गुलाम रखने की व्यवस्था थी। सभी बड़े जागीरदार जमींदार जो होते थे वो गुलाम रखते थे अपने पास, घर का, खेती का।
तो लोगों पर धर्म, पादरियों, इनका भी प्रभाव था। और धर्म पादरियों का प्रभाव था, और पोप धर्म का नेता नहीं था, बल्कि वो यूरोपीय राजनीति और आर्थिक बातों पर भी नियंत्रण रखता था। तो लोगों की आवश्यकताएं कम थी, खेती को ईमानदारी का पेशा माना गया। लंदन, पेरिस, नीलोन, नेपल्स को छोड़कर बड़े शहर कम थे, उद्योग धंधे कम थे। अपने घर या दुकान पर कारीगर स्वयं दैनिक वेतन पर कुछ लोगों से उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे। छात्रों, 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप के लोगों के आर्थिक जीवन, विशेषकर यूरोप के क्षेत्र में भारी परिवर्तन देखे गए, और ये परिवर्तन वणिकवाद के जन्म का कारण बने। तो इसमें मुख्य रूप से जो बात निकल कर आ रही है कि वणिकवाद का उदय क्यों हुआ, तो जो एक तो धार्मिक हस्तक्षेप को इसमें बिंदु माना गया है, और उस समय जो बड़े जमींदार, जागीरदार हुआ करते थे, वो किसानों का, मजदूरों का, इनका शोषण करते थे। तो ऐसी स्थिति में जो युग परिवर्तन हुआ, धर्म में परिवर्तन हुआ, ये सबसे बड़ा कारण इसका बनता है। अब हम देखिए, इसमें इसके बिंदुवार यदि अपन अध्ययन करें तो कौन कौन से कारण ऐसे बनते हैं जो वणिकवाद के उदय को जन्म देते हैं। पहला बिंदु अपना बनता है इसमें पुनर्जागरण। पुनर्जागरण जो है, ये 16वीं शताब्दी या 15वीं से 16वीं शताब्दी में यूरोप में कला, विज्ञान, साहित्य तथा दर्शन के विकास के रूप में एक नई क्रांति का उदय हुआ। और इस युग में लियोनार्डो दा विंसी, न्यूटन, केपल, गैलीलियो और कोपरनिकस, शेक्सपियर जैसी प्रतिभाएं पैदा हुई, जिन्होंने दूरबीन, घड़ी, छापेखाना, कुतुबनुमा जैसे यंत्रों का आविष्कार किया। आर्थिक क्षेत्र में भी इन परिवर्तनों से अछूता नहीं रहा, और आर्थिक क्षेत्र पुनर्जागरण वणिकवाद के रूप में उत्पन्न हुआ। छात्रों, जो ये बड़े विद्वानों का इस युग में जन्म हुआ, इनके ज्ञान का प्रसार हुआ, जिनके कारण अनेक प्रकार के आविष्कार हुए, और इन आविष्कारों के कारण पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, और इस पुनर्जागरण की क्षमता ने वणिकवाद को जन्म दिया। इसके अलावा दूसरे बिंदु की यदि अपन बात करें, दूसरा बिंदु हमारा यहां बनता है, वो बनता है जनसंख्या वृद्धि। तो 16वीं ईस्वी में पश्चिमी यूरोप की जनसंख्या 6.5 करोड़ के लगभग थी, परंतु क्रमशः इसमें वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप एक तरफ अधिक मात्रा में श्रम की पूर्ति बढ़ने से मजदूरी सस्ती हुई, तथा दूसरी तरफ उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ने से पूंजी की सीमांत उत्पादकता ऊंची रहती थी, जिससे निवेशक अधिक निवेश करने को ललायित रहते थे। उस समय जनसंख्या बढ़ने से उद्योग व्यापार का विकास हुआ, तथा व्यापारी वर्ग की शक्ति में वृद्धि हुई। छात्रों, जनसंख्या बढ़ने से एक तो बाजार की डिमांड बढ़ी, एक श्रम की जो पूर्ति है उसमें वृद्धि हुई है, श्रम सस्ता हो गया। श्रम सस्ता होने से व्यापारी के मन में निवेश भाव पैदा हुआ, निवेश बढ़ने लगा बाजार के अंदर, और ये निवेश बढ़ने के कारण लोगों को लाभ होने लगा, और इस लाभ को प्राप्त करने के लिए ही वणिकवाद का उदय हुआ। अगला जो हमारा बिंदु बनता है छात्रों, वो बनता है धार्मिक सुधार। कुछ धर्म की जो व्यवस्थाएं थी उनमें भी चेंज आया, और उसमें विशेष तौर पर हम कैथोलिक और प्रोटेस्ट की बात करेंगे कि वणिकवाद से पहले जो ईसाई मिशनरीज में कैथोलिक विचारधारा विकसित थी, तो कैथोलिक विचारधारा के दोषों को दूर करते हुए एक नई विचारधारा का उदय हुआ, प्रोटेस्ट चर्च का उदय हुआ, जिसमें गिरजों तथा पोप का महत्व घटने लगा। या कैथोलिक चर्च आवश्यकताओं को कम करने पर बल देता था, जबकि प्रोटेस्ट जो है चर्च, वो आवश्यकताओं को बढ़ाने या संपत्ति संचय तथा मुद्रा से प्रेम करने की बातों पर बल देता था। लोगों को प्रोटेस्टेंटों की बात अधिक अच्छी लगी। प्रोफेसर मैकियावेली ने राजनीति को धर्म व नैतिकता से मुक्त करने का विचार किया।
मैकियावेली राजनीतिक विद्वान हुए, आर्थिक विद्वान भी हुए। उन्होंने कहा है कि राजनीति को धर्म और नैतिकता से मुक्त करना चाहिए, राजनीति में धर्म और नैतिकता नहीं आनी चाहिए। सम्राट हेनरी अष्टम ने राज्य के शासक के साथ अपने धर्म का नेता भी घोषित कर दिया और प्रोटेस्टेंट चर्च को मान्यता दे दी। इस धार्मिक क्रांति का लोगों के आर्थिक विचारों पर प्रभाव पड़ने लगा। लोग सोना, चांदी, व्यापार, मुनाफा, ब्याज आदि को उचित मानने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार व वाणिज्यवाद का क्या हुआ, विकास होने लगा। अगला जो हमारा बिंदु बनता है छात्रों, वो बनता है मौद्रिक तथा औद्योगिक व्यवस्था की स्थिति। कि उस समय की जो मौद्रिक और औद्योगिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार से उसमें चेंज आया, इस बात को हम यहां देख रहे हैं। इस युग में वस्तु विनिमय समाप्त हो रहा था, क्योंकि वस्तु विनिमय में अनेक दोष पाए गए थे और उन सब दोषों के कारण मुद्रा का या मुद्रा विनिमय का विकास हुआ। मुद्रा आधारित औद्योगिक व्यवस्था विकसित हो रही थी। उद्योग तथा व्यापार का विकास मौद्रिक अर्थव्यवस्था में ही हो सकता था। इसके लिए बड़ी मात्रा में सोने चांदी की आवश्यकता थी। इस समस्या पर वणिकवादियों ने विचार किया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के युग में ग्रेशम का नियम प्रचलित हुआ। प्रोफेसर ग्रेशम ने ग्रेशम का नियम दिया है, और ग्रेशम का नियम छात्रों को ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रेशम का नियम होता है एक अच्छी मुद्रा एक बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये ग्रेशम का नियम है। ये कई बार पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है, किसने दिया है? ग्रेशम ने दिया है। ग्रेशम का नियम है क्या? ग्रेशम का नियम है कि जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। आप देखते हैं कि जो ब्लैक मनी होती है, जब वो बाजार में छाने लगती है, वो ज्यादा मात्रा में बाजार में प्रचलित हो जाती है, तो उससे अच्छी मुद्रा बाजार से बाहर निकल जाती है। महारानी ने अपने सिक्कों में सुधार करके व्यापार व उद्योगों के विकास को बढ़ाने में सहायता दी। तो ग्रेशम का जो नियम है, इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। ये मैंने इसमें डार्क किया है, इसको आप थोड़ा देखिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला हमारा उदय का कारण बनता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण जो है, ये उस युग में धार्मिक एवं बौद्धिक क्रांति के साथ राजनीतिक क्रांति भी देखने को मिली। इंग्लैंड में सम्राट हेनरी अष्टम 1485 ईस्वी में, तथा फ्रांस में सम्राट लुई 11वां 1481 में यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण किया। इसके बाद पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, हॉलैंड तथा रूस के राज्यों की स्थापना हुई। वह जमींदारों का महत्व घटने लगा। राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र बढ़ने से वस्तुओं की मांग पहले की तुलना में बढ़ने लगी छात्रों, और शांति और सुरक्षा बढ़ने से व्यापार व उद्योगों का विकास हुआ। इससे वणिकवाद को नई शक्ति प्राप्त हुई। तो राजनीतिक जो शक्ति बढ़ी, उसके कारण भी वणिकवाद का विकास हुआ। अगला बिंदु हमारा बनता है यातायात के साधनों की प्रगति व नए देशों की खोज। 16वीं 18वीं शताब्दी अनेक देशों की खोज की गई, जिसमें यदि हम बात करें, वास्को डी गामा ने की खोज की, और समय खोज की, समुद्री मार्ग का पता चलने लगा, इससे व्यापार बढ़ने लगे, और ये सब जो कारण बने, ये सब वणिकवाद के उदय के कारण बने। तो यातायात के साधन और उनकी प्रगति, ये नए देशों की खोज की गई, ये भी एक कारण इसमें हमें देखने को मिला है। इसमें आगे हम बात करें, अब अगला हमारा जो इसमें बिंदु बनता है वो ये बनता है कि प्रमुख वणिकवादी जो हैं वो कौन कौन से हुए हैं और उन्होंने किस किस प्रकार के विचार दिए। इंपोर्टेंट मर्चेंटिस्ट, देयर व्यूज। प्रमुख वणिकवादी और उनके विचार, इसको हम देख रहे हैं। तो यहां पहले वणिकवाद की यदि हम बात करें तो वो सर थॉमस मन है।
सर थॉमस मन है जिन्होंने अपने ये विचार दिए हैं।
देखिए विद्यार्थियों, हम जो इसमें बात कर रहे हैं वो है प्रमुख वणिकवादी व उनके विचार। कौन कौन से वणिकवादी हुए हैं, कौन कौन विद्वान वणिकवादी हुए हैं और उन्होंने क्या क्या इस संदर्भ में विचार दिए, उनके बारे में हम संक्षिप्त तौर पर चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो इन विचारकों की जो संख्या है बहुत अधिक है, जिसमें कुछ प्रमुख आंग्ल हैं, जर्मन हैं और कुछ अलग प्रकार के जो वादी हैं वो निम्न है, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे सर थॉमस मन। सर थॉमस मन का जो काल रहा है वो 1571 से 1641 रहा है। ये स्वयं एक व्यापारी थे और तत्कालीन ब्रिटिश सरकार व्यापारिक नीतियों पर इनके बड़ा प्रभाव देखा गया। ईस्ट इंडिया भी थे के विचार, इनके द्वारा लिखित पुस्तक इंग्लैंड ट्रेशोर बाय द फॉरेन ट्रेड, इसमें इनके विचार मिलते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है इंग्लैंड ट्रेशोर बाय द फॉरेन ट्रेड, ये इनकी पुस्तक है। ये इसको आप थोड़ा ध्यान रखें। पुस्तक को वणिकवाद का, इस पुस्तक का मूल सिद्धांत इस कथन में मिलता है कि अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिए हमें विदेशों को अधिक माल बेचना चाहिए तथा उनके काम माल खरीदना चाहिए। अर्थात थॉमस मन अनुकूल व्यापार के पक्ष में थे। दूसरे देशों को ज्यादा निर्यात करना है, निर्यात बढ़ाना है, आयात को कम करना है, उनसे माल कम लेना है और उनको माल ज्यादा देना है, इसके पक्ष में सर थॉमस मन थे। ये करों में कमी के हिमायती थे तथा इसके अलावा ये बहुमूल्य धातुओं के संग्रह को अच्छा मानते थे। तो सर थॉमस मन जो थे वो इनका जो आर्थिक विचार का दौर रहा है वो 1571 से 1641 के बीच रहा है। ये एक बड़े व्यापारी थे। इनके प्रभावों का ब्रिटिश सरकार के व्यापार या ब्रिटिश देश के व्यापार पर बड़ा गहरा प्रभाव था। ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक भी रहे हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी इंग्लैंड ट्रेजर बाय द फॉरेन ट्रेड। इसमें इन्होंने कहा है कि इनका मूल सिद्धांत ये रहा है, समृद्धि बढ़ाने के लिए आपको दूसरे देशों को ज्यादा से ज्यादा माल बेचना होगा। दूसरे विचारक हैं इसमें जॉन लॉक। छात्रों, जॉन लॉक के बारे में आप ने अन्य विषयों में भी पढ़ा होगा। जॉन लॉक भी एक बड़े ही आर्थिक और वणिकवादी विचारक थे। इसमें जॉन लॉक का नाम अर्थशास्त्र की अपेक्षा दर्शन के क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है। उनके आर्थिक विचार प्रकाशित उनके निबंध संग्रह ऑन सिविल गवर्नमेंट, इनका जॉन लॉक का जो लेख था प्रकाशित निबंध संग्रह ऑन सिविल गवर्नमेंट में मिलते हैं। वे व्यक्तिगत संपत्ति में विश्वास करते थे का कार्य करती है। मुद्रा का जो है वो केवल एक ही कार्य माना है कि मुद्रा विनिमय का कार्य करती है। मुद्रा का मूल्य क्या माना है इन्होंने? कल्पित माना है। वे अनुकूल व्यापार के संतुलन के पक्ष में थे। इसके अलावा डेविड ह्यूम की यदि हम बात करें, तीसरा हमारा जो विचारक है वो डेविड ह्यूम है। और डेविड ह्यूम जो है वो 1711 से 1776, इनका जो आर्थिक विचार का दौर रहा है वो 1711 से 1776 रहा है। डेविड ह्यूम भी एक दार्शनिक थे। मुद्रा, ब्याज, व्यापार, संतुलन आदि पर उनके आर्थिक विचार, उनके निबंध पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस में मिलते हैं। उन्होंने मुक्त व्यापार के गुणों की चर्चा की है। ह्यूम के अनुसार अनुकूल व्यापार में सोना चांदी लाता है। लाभ की मात्रा बढ़ने से उद्योग व उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है, ऐसा डेविड ह्यूम मानते हैं। डेविड ह्यूम के आर्थिक विचारों को भी अर्थशास्त्र में प्राथमिकता से पढ़ा जाता है। इसके अलावा अगला जो हमारा विचारक है वो है सर विलियम पेटी। छात्रों, पेटी अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक शिक्षक, संगीतज्ञ और चिकित्सक थे। इनके अंदर अधिक प्रतिभाएं थीं, जिसमें ये दार्शनिक भी थे, फिलोसफर भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, संगीतज्ञ और चिकित्सक आदि क्षेत्रों में इनकी निपुणताएं थी। उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम गणित का प्रयोग किया, अतः इन्हें गणितवादी अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। छात्रों,
विलियम पेटी ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले गणित का प्रयोग किया है और इसका प्रयोग करने के कारण इन्हें गणित का जन्मदाता माना गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछा जाए गणित संप्रदाय का जन्मदाता कौन है, तो आपको बताना होगा विलियम पेटी जो है गणित संप्रदाय का जन्मदाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र के अंदर मैथमेटिक्स का प्रयोग किया। इन्होंने पॉलिटिकल अर्थमेटिक नामक पुस्तक लिखी। वे सोने चांदी को महत्वपूर्ण मानते थे तथा अनुकूल व्यापार के पक्ष में थे। जिस प्रकार सर विलियम है उसी प्रकार विलियम पेटी भी इसके पक्षधर थे। किसी वस्तु के निर्माण में जितना अधिक श्रम लगता है उसी अनुपात में उसका मूल्य भी बढ़ता है। वे ब्याज के विरोध में नहीं थे, ब्याज को वो सही मानते थे। इसके अलावा अगले जो विद्वान है वो है रिचर्ड कैटलिन। रिचर्ड कैटलिन का जो समय रहा है वो रहा है 1680 से 1734। यद्यपि उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ पर अधिकांश समय उन्होंने फ्रांस में व्यतीत किया। उन्होंने मुद्रा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय आय, विनिमय, विदेशी व्यापार, जनसंख्या इत्यादि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। वे अनुकूल व्यापार को राज्य की आर्थिक शक्ति का प्रतीक मानते थे। उन्होंने आंतरिक मूल्य तथा बाजार मूल्य में अंतर किया। किसी वस्तु का जो वास्तव में मूल्य होता है और बाजार में उसको क्या मूल्य मिलता है, इन दोनों प्रकार के मूल्यों में उन्होंने अंतर किया है। आपको ये जो मैं डार्क कर रहा हूं इन शब्दों पर गौर करना है। अंतर किया है इन्होंने, जीवन निर्वाह सिद्धांत का भी वर्णन किया है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला जो हमारा आर्थिक विचारक बनता है वो बनता है सर जेम्स स्टुअर्ट। सर जेम्स स्टुअर्ट, सर जेम्स स्टुअर्ट का जो कार्यकाल रहा है वो 1712 से 1780। इनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये इनकी पुस्तक है। और ये जो पुस्तक है ये 1767 में प्रकाशित हुई है। कब प्रकाशित हुई है? 1767 में। इन्होंने लाभ, मूल्य सिद्धांत, भुगतान संतुलन, श्रम आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो छात्रों मुख्य रूप से किन किन विद्वानों को आपने पढ़ा है तो वो आप थोड़ा ध्यान दें कि जो वणिकवादी विचारक रहे हैं उनमें डेविड ह्यूम की बात हमने की है, सर विलियम्स पेटी की बात की है हमने, इसके अलावा सर थॉमस मन की बात की है, जॉन लॉक की बात की है, और रिचर्ड कैटलिन और सर जेम्स स्टुअर्ट, ये जो विद्वान है ये प्रमुख वणिकवादी विद्वान रहे हैं। इन्होंने वणिकवाद के बारे में अपने यूरोपियन देशों में अपने आर्थिक विचारों को जागृत किया है, उनको विकसित किया है और इकोनॉमिक्स में वणिकवादी विचारधारा को एक नए आयाम दिए हैं। इसके अलावा आगे यदि हम बात करें छात्रों तो इसमें वणिकवादी की विशेषताओं की हम चर्चा करें कि वणिकवाद जो है इसकी कौन कौन सी विशेषताएं रही हैं। तो इसमें सबसे पहले चूंकि हमने आर्थिक विचार भी पढ़ लिए इनके और उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ ली, तो कौन कौन सी बातें मुख्य रूप से निकल कर आती हैं। तो बहुमूल्य धातुओं का इसमें महत्व बढ़ा है, क्योंकि उसने कहा है कि स्वर्ण प्राप्त करो और शक्ति पाओ। जो व्यक्ति जितना अधिक सोना प्राप्त करेगा, जितने अधिक सोने का संग्रह अपने पास करेगा, उसको उतनी अधिक शक्ति मिलेगी। तो प्रमुख रूप से वणिकवादियों का मत था कि आपके पास होंगे कीमती धातु, आपके पास शक्तिशाली बनेंगे। तो उस समय जो प्रोटेस्टेंट चर्च का विकास हुआ उसमें भी ये ना आपको ज्यादा स्वर्ण संग्रह, तो छात्र जो लोग थे उस समय के वो धातु संग्रह करने पर अधिक महत्व देने लगे, तो इसमें धातुओं का महत्व बढ़ा। वणिकवादियों का मत था कि एक देश उतना ही उन्नत, शक्तिशाली व समृद्ध होगा जितना उसके पास सोना, चांदी व अन्य बहुमूल्य धातुएं होंगी। उस समय दो नारे प्रसिद्ध थे। कौन कौन से प्रसिद्ध थे? एक तो था अधिक सोना और अधिक धन, अधिक शक्ति। मोर गोल्ड, मोर वेल्थ, मोर पावर, ये एक तो नारा ये प्रसिद्ध था। अधिक सोना, अधिक धन, अधिक शक्ति। मोर गोल्ड,
मोर वेल्थ और मोर पावर। दूसरा था मुद्रा ही वाणिज्य व व्यापार का जीवन है। मुद्रा के बिना वाणिज्य और व्यापार आगे नहीं बढ़ सकता, ये भी नारा विकसित हुआ। कोलंबस ने कहा था स्वर्ण एक अद्भुत पदार्थ है, जिस व्यक्ति के पास वह होता है वह अपनी इच्छा की प्रत्येक वस्तु को प्राप्त कर सकता है। इसके द्वारा आत्माओं को भी स्वर्ग में पहुंचाया जा सकता है। बहुत बड़ी बात कही है, मतलब सोने को इतना महत्व दे दिया कि आपको सोने से स्वर्ग भी मिल सकता है, ये कोलंबस कह रहा है। तो पहली विशेषता बनी बहुमूल्य धातुओं का महत्व बढ़ गया। दूसरी विशेषता बनी इसमें कि विदेशी व्यापार बढ़ने लगा। वणिकवादियों का मत था कि जिन देशों में सोने चांदी की खानें नहीं है, उन देशों को विदेशी व्यापार के द्वारा अधिक निर्यात कर ये धातुएं प्राप्त करनी चाहिए। इस कारण से वणिकवादियों ने विदेशी व्यापार को अधिक महत्व दिया। तीसरी विशेषता निकल कर आती है अनुकूल व्यापार शेष। तो वणिकवादियों का विचार था कि कोई भी देश इन बहुमूल्य धातुओं को वस्तुओं का निर्यात करके प्राप्त कर सकता है। विदेशी व्यापार में अनुकूल व्यापार शेष अत्यधिक निर्यात एवं न्यूनतम आयात करके प्राप्त कर सकता है तथा शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना भी कर सकता है। तो ये भी इसकी एक विशेषता रही है। इसके अलावा अगली जो विशेषता रही है वणिकवाद की, वो रही है उपनिवेश की स्थापना, उनका आर्थिक शोषण। उस समय ये होड़ मच गई थी पूरी दुनिया के अंदर कि सभी देश अपने उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे। उपनिवेश का मतलब होता है अपने अधीनस्थ अन्य देशों पर नियंत्रण, आर्थिक नियंत्रण कर लेना, जिससे वहां के जो संसाधन है उनका उपयोग करके अपनी समृद्धि को बढ़ाना। वणिकवादियों का मत था कि राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए राज्य के राजनीतिक स्थायित्व और उपनिवेशों पर आधिपत्य होना आवश्यक है। उपनिवेश राज्य के निर्यातों के उत्तम बाजार थे। राज्य के जो माल बनाया जाता था उसको निर्यात करके वहां बेचा जाता था। जैसा कि भारत के साथ हुआ, इंग्लैंड ने भारत को उपनिवेश बनाया, तो उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति के कारण वहां जितना भी माल बनता था मशीनों से, वो सब कहाँ बेचा जाता था? भारत के बाजारों में उच्च दाम पर बेचा जाए। तो ये कहा जाता था उस समय कि बनेंगे, तो भारत को बना लिया और वहां से कच्चा माल खरीदते थे और निर्मित माल करके उसको भारत के बाजार से इंग्लैंड को दोहरा लाभ होने लगा। इसके अलावा वणिकवाद प्रमुख रूप से राजनीतिज्ञों, व्यावसायिक नेताओं तथा राज्य कर्मचारियों के मस्तिष्क में उपजे विचार थे। उन्होंने कोई सैद्धांतिक नियमों का प्रतिपादन नहीं किया। वणिकवाद किसी व्यक्तिगत या वणिकवादी तथा किसी देश के विचारों को व्यक्त नहीं करता। ये उस समय का जो मध्यकाल के बाद प्रचलित सामान्य विचार थे उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो छात्रों, ये कुछ विशेषताएं निकल कर आ रही हैं कि यहाँ विदेशी व्यापार को महत्व दिया गया, बहुमूल्य धातुवाद को महत्व दिया गया, उपनिवेशों की स्थापना पर अधिक बल दिया गया। ठीक है ना? इस प्रकार की विशेषताओं को हमें ध्यान में रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, वणिकवाद की विशेषताएं बताइए, अनुकूल व्यापार से इस पर इन्होंने बल दिया। ठीक है ना? तो ये सब आपको थोड़ा सा बताना होगा और इसके माध्यम से आप यहाँ वणिकवाद की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज के वीडियो में हम इतनी चर्चा करेंगे। इससे आगे की क्लास में अगले वीडियो में लूंगा आपसे। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें, स्लाइड के माध्यम से आप नोट्स बना लें। मैं इसका पीडीएफ भी आपको डाल दूंगा। धन्यवाद छात्रों।